अलगाववादी ग्रुप खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में मार गिराया गया है। वो भारत में लंबे समय से वांटेड था। वो आईएसआई का करीबी माना जाता था। अलगाववादी ग्रुप खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी केसीएफ के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार की शनिवार सुबह लाहौर के सनफ्लावर सोसाइटी जौहर टाउन में हत्या कर दी गई। अलगाववादी नेता परमजीत सिंह पंजवार भारत में लंबे समय से वांटेड था। उस पर भारत में सिख उग्रवाद को बढ़ाने, हत्या और हथियारों की तस्करी को पुनर्जीवित करने समेत कई आरोप लगे हैं। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, किस तरह से देखा जाए केसीएफ के पंजवार की हत्या कर दी गई है, इस पूरे मामले को? देखिए, इस हत्या की अगर बात करें तो जिस तरह से आज सुबह में आज इसकी हत्या की गई है, लेकिन अगर इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बेहद करीबी माना जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि ये तकरीबन 90 के दशक में ये पाकिस्तान गया और पाकिस्तान जाने के बाद यह पाकिस्तान का ही होके रह गया। और इसका काम एक ही था कि भारत विरोधी गतिविधियों को किस तरह से अंजाम देना है और किस तरह से कई तरह के संगठनों के साथ जुड़ करके भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देने में जुटा हुआ था। हालांकि ये कहा जा सकता है कि उसकी हत्या करने वाले कौन है, इस मामले में अभी तक जानकारी पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा भी नहीं दिया गया है। लेकिन जरूर इस मामले में एक कहा जा सकता है कि भारत की जो जांच एजेंसी है, भारत की जो एजेंसियां हैं, वो थोड़ी सी राहत जरूर इस बात को ले रही होगी, क्योंकि परमजीत सिंह जो है ये पिछले काफी समय से भारत विरोधी गतिविधियों में जुटा हुआ था। और जिस तरह से अगर बात करें इसके बारे में, साल 2020 में भी जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसके द्वारा कई आतंकियों के बारे में एक सूची जारी किया था, उस सूची में भी इसका नाम शामिल था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से ही भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए किस तरह से वहां से अस्त्र शस्त्र मुहैया कराना, और खास तौर पे इसका टारगेट होता था पंजाब वाला एरिया, क्योंकि वो पाकिस्तान का से काफी सटा हुआ भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। और वहां पर किस तरह से पंजाबी युवाओं को ये भड़काने का काम, और भड़काने के बाद उसे नशे का आदी बनाना, उसे आर्म्स मुहैया कराना, आर्म्स पहुंचा करके उसे थोड़ी बहुत फंड भी दे करके उसे गलत ट्रैक पर लेके जाना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पंजाबी युवक हैं, जो युवकों को किस तरह से रास्ते से भड़काना, तो एक तरह से कहा जा सकता है इसके लिए वो पिछले काफी समय से काम करता रहा था। और जिस तरह से तकरीबन 56 साल 57 साल इसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन इसे इस काम में महारत मिल चुका था। और शायद इसी का तकाजा है कि पिछले काफी समय से, चाहे बात करें आईएसआई की बात करें या बात करें लश्कर तैयबा की बात करें, तो इन संगठनों के साथ में किस तरह से बकायदा एक साठ गांठ मिल करके पैसे की लालच में ये भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देने में जुटा हुआ था। और जिस तरह से साल 1990 से लेकर अभी तक वो उसका जो एक कार्यकाल रहा है, उसके बारे में जो जानकारी मिली, ये भारत सरकार के तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर भी रहा। लेकिन पाकिस्तान में रहने के दौरान में ये लगातार कई ऐसे संगठनों से जुड़ा रहा जो भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। तो और खास तौर पर ये कई ऐसे पंजाब हरियाणा से जुड़े हुए युवाओं को पैसे दे करके गलत रास्ते पे, यानी कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करवाने का भी इसके खिलाफ आरोप रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शंकर, क्या जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि ड्रोन से हथियारों की तस्करी कराना, पैसे भेजना, या जो भी उसके जो नेटवर्क था उस तक ये हथियारों के सप्लाई करना, ये सब चीजें वो करता रहा था। मैं एक सवाल यहां पर ये जानना चाहूंगा, क्या जो अमृतपाल सिंह की जो अभी गिरफ्तारी हुई है, वो अभी जेल में है, क्या उसका अभी जो खालिस्तान को लेकर एक जो है कोशिशें रहती थी, क्या कुछ कनेक्शन था अमृतपाल का भी पंजवार से? देखिए, इसके कनेक्शन की अगर बात करें तो साल 1999 में 30 सितंबर 1999 में जो पंजाब के जो चंडीगढ़ पासपोर्ट कार्यालय के पास जो बम धमाका हुआ था, उसमें भी इसका नाम सामने आया था। और इसके साथ साथ अभी की अगर बात करें, अभी खालिस्तानी संगठनों से की बात करें
तो अमृतपाल के साथ में जुड़ा कि उसके बारे में अभी तो औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि खालिस्तानी समर्थक कई ऐसे युवा थे जो सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए थे, और सीधे तौर पर जुड़ने के बाद किस तरह से बकायदा ड्रोन के मार्फत से, और कहा जा सकता है कि पहले जो 90 का जो दशक रहा है, 90 के दशक में तो सीधे घुसपैठ करा करके जिस तरह से आर्म्स पहुंचाना और इसके साथ साथ जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए उकसाना, उसको फंड मुहैया कराना, और इसके साथ साथ ये भी लालच देना कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें विदेश में हम शिफ्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह की कई जो वारदात जो है ये अक्सर करता रहता था, और जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में ये लगातार जुटा रहता था। लेकिन पिछले कुछ समय से पहले से ही भारत सरकार लगातार इसके तमाम गुर्गों के खिलाफ काम कर रही थी, और खास तौर पर ऐसे गुर्गे जो पंजाब के अंदर में बेहद सक्रियता से खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। लिहाजा इसी बात का इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि साल 2020 में जिस तरह से 9 लोगों के खिलाफ जिस तरह से एक लिस्ट तैयार की गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कई लोगों का नाम था, जिसमें परमजीत के साथ साथ कई ऐसे लोगों का बीकेआई के जो चीफ बदावा सिंह बब्बर जो हैं उसका भी नाम रहा है। हालांकि बदावा सिंह बब्बर जो है बकायदा उसके साथ में भी बेहद करीबी रिश्ता रहा है, और कहा जा सकता है कि जिस तरह से 90 के दशक में ही वो पाकिस्तान में शरण लेकर के भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं इसका साल 2 साल नहीं बल्कि कई दशक से ये पाकिस्तान में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ था, और आज सुबह में जिस तरह से इसकी हत्या की गई है तो हो सकता है कि इसी आतंकी गुट में शामिल कुछ लोगों के द्वारा इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया होगा। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये परमजीत जो है, परमजीत आज से नहीं पिछले कई सालों से इस तरह की हरकत को अंजाम देता रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं इन तमाम मामलों पर भारत की जो जांच एजेंसी है वो भी नजर बनाए हुए हैं, और इस पर भी इस परमजीत के साथ साथ इसके बहुत सारे ऐसे गुर्गे जो हैं जो भारत में अभी भी हैं, तो उनके खिलाफ भी जल्द ही यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी हत्या जरूर पाकिस्तान में हुई है, जरूर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के द्वारा हुई होगी या उसके गुर्गों के द्वारा हुई होगी, लेकिन इतना तो जरूर है कि भारतीय जांच एजेंसी थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ले रही होगी, क्योंकि इसको तलाशने के लिए, इसको पकड़ने के लिए भारत की कई जांच एजेंसियां बहुत पहले से सक्रिय थी और बहुत पहले से काम कर रही थी। लेकिन आज सुबह में इस मामले में जब एजेंसी को, भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि जिस तरह से उसको गोली मार करके परमजीत की हत्या कर दी गई है, तो कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर है। लेकिन अभी भी वो केस क्लोज नहीं हुआ है। खालिस्तान से जुड़े हुए, खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो परमजीत सिंह पंजवड़ जो है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके खिलाफ अभी भी एक्शन होना बाकी है। और इस लिहाज से पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, एनसीआर के आसपास में जो भी ऐसे लोग हैं जो इसका वास्ता सीधे तौर पर उससे जुड़ रहा है, तो पहले भी कार्रवाई हुई है और आने वाले वक्त में भी कार्रवाई मुमकिन है। जी संजय, बहुत शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परमजीत सिंह परमार की हत्या कर दी गई है, पाकिस्तान में ही उसकी हत्या की गई है। 2 शूटरों ने, ऐसी खबरें हैं कि सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक पर था तब उसे गोली मार दी, और वो भारत के लिए एक वांछित था, चूंकि वो कट्टर खालिस्तान समर्थक रहा है, भारत के लिए वांछित था। तो कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियों के लिए ये एक थोड़ी इत्मीनान की खबर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राजौरी में सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई, और एलजी मनोज सिन्हा के अलावा उत्तरी सेना के कमांडर और साथ ही साथ जेके पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी के कब्जे से मैगजीन, एक AK-56 राइफल, कारतूस, पिस्टल और ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी के आर्मी बेस कैंप भी पहुंचे। आर्मी बेस कैंप पहुंचकर उन्होंने जवानों से बातचीत की और जवानों का मनोबल बढ़ाया। वहीं राजौरी जिले में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। प्रवेश द्वारों और राजमार्गों पर कड़ी सुरक्षा की गई है। सत्यापन के बाद ही वाहनों को इलाके में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब राजनाथ सिंह अपने दौरे के दौरान वहां पहुंचे और उन्होंने बेस कैंप में जाकर आर्मी के जवानों से भी मुलाकात की। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजन वेद। राजन,
किस तरह देखा जाए, एक तो G20 का वहां पर बैठक होनी है, उसके पहले जो वहां पर हालात हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और राजनाथ सिंह खुद वहां पहुंचे हैं, बेस कैंप भी गए, मीटिंगें भी की, इस पूरे स्टोरी को कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल विशाल, काफी अहम ये विजिट था। इस विजिट से ना बल्कि उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू किया, समीक्षा बैठक ली, बल्कि उसके साथ साथ जो जवानों का मनोबल है वो भी बढ़ाया है यहाँ पे, क्योंकि एलओसी पे तैनात जो जवान हैं वो हमेशा ही काफी प्रेशर में जो है वो रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है घुसपैठ करवाने की, तो हमेशा 24 घंटे जो है उनको अलर्ट मोड पे ही रहना होता है। लेकिन उससे पहले विशाल आपको एक अपडेट दे दूं, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये कंडी से 10 किलोमीटर आगे है बुदल की तरफ, और यहाँ पे इनपुट ये आया था कि एसओजी की तरफ से यहाँ पे एक तलाशी अभियान चलाया गया है। मेरे पीछे जो है एक जो पहाड़ी देख पा रहे हैं वहां से एसओजी के जवान इस पहाड़ी पर चढ़े हैं, और इनपुट ये है कि किसी आतंकवादी के होने की जो है आशंका है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और इसलिए जो है यहाँ पे एक तलाशी अभियान चलाया गया है। हालांकि पिछले 1 से 1.5 घंटे तक ये जो है ये मौसम जो है एकदम से करवट बदल चुका है, जो है जबरदस्त यहाँ पे बारिश हो रही है पिछले 1.5 घंटे से, और ऐसे में लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जो अभियान है उसको रोका नहीं है, वो अभी भी चलाया हुआ है, क्योंकि एक आतंकवादी अभी भी इन्हीं जंगलों में छिपा हुआ है, जो जिसकी उम्मीद है कि उसको जल्द जल्द उसका सफाया होगा। लेकिन राजनाथ सिंह जब यहाँ पे आए, उनका जो आज यहाँ समीक्षा बैठक लेने का मकसद ये भी था कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो एक तरह से मॉडस ऑपरेंडी और यहाँ आतंकवादियों ने जिस तरह से अपना तरीका बदला है और जिस तरह से वो घात लगा के हमला करते हैं। विशाल, पहले ये आतंकवादी फिदाइन हमला करते थे और उस हमले के बाद इनकाउंटर होता था और उसमें जो आतंकवादी हैं उनको ढेर कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ आतंकवादियों ने जो पिछले कुछ महीनों से घटनाओं को जो जिस तरह सामने आई हैं उसमें घात लगा के हमला किया। उसके बाद इन जंगलों में आके जहाँ उनके हाइड आउट्स होंगे, जहाँ पे नेचुरल गुफाएं होती हैं, वहां आके छुप जाते हैं। यहाँ ही उन्होंने अपना असला भी और जितना भी है वो छुपाया हो सकता है। तो ऐसे में अब जो सेना ने जो अभियान चलाया है उसको अपने अंतिम मुहाने तक ले जाने की कोशिश है, और क्योंकि जो ये बेल्ट है, जो ये घना जंगल है, इसमें केवल ये 2 आतंकवादी नहीं बल्कि जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक 6 से 7 आतंकवादी अन्य जो है वो इस इलाके में जो है मौजूद हो सकते हैं, और उनको भी ढूंढ निकालना सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रायोरिटी होगी। तो क्योंकि यहाँ पे जो लोगों में खौफ पिछले कुछ महीनों में पैदा किया इन आतंकवादियों ने, उससे बाहर निकालना है लोगों को। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्चिंग पैड है वहां से जो घुसपैठ करवाने की कोशिशें हो रही हैं लगातार, उस पर भी समीक्षा बैठक ली गई है, उस पर भी ये दिशा निर्देश दिए गए होंगे कि किस तरह से जो है सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करना है, ताकि ये आतंकवादी रिहायशी इलाकों तक जब पहुंच जाते हैं वहां पे जो है सिविलियंस को टारगेट करते हैं, फिर सेना के कॉन्वॉयज को टारगेट कर रहे हैं, और इसको रोकना बहुत ही अहम होगा। तो जिस तरह से आपने कहा कि G20 की मीटिंग होने वाली है, इस तरह से ये इनका मॉडस ऑपरेंडी देखा गया है कि जब 1 जनवरी को धांधली की घटना होती है, 20 अप्रैल को जो है वो एक ट्रक को, जो सेना के ट्रक को निशाना बनाया जाता है, उसके बीच में आप गैप देखिए। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये 1-2 महीने इन्हीं जंगलों में छिप के रहते थे, उसके बाद वापस अटैक करते थे और वापस छिप जाते थे। लेकिन इस दफा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो समूचा जंगल है इसको अपने मुहाने में ले लिया हुआ है, और जल्द ही उम्मीद है कि जो बचा हुआ आतंकवादी फिलहाल जो इस बेल्ट में मौजूद है उसको ढेर किया जाएगा। बाकी जो ये समूची जो ये पहाड़ी रेंज है, इसमें जितने भी आतंकवादी हैं जो हाल ही में हाईटेक आतंकवादी घुसपैठ करके ये इस साइड आए हैं, उनको भी जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ये एक बड़ी चैलेंज इसलिए है कि जो ये आतंकवादी जो ट्रेंड आतंकवादी हैं और जो ये एक्सपर्ट हैं आईडी बनाने में और विस्फोटक लगाने में, और इस तरह से छुप के जो जिसे हम कहते हैं एम्बुश लगाने में ये एक्सपर्ट हैं। और तो ऐसे में जिस तरह से तो हमने देखा कश्मीर घाटी में जो भी आतंकवादी हैं उनका 1 से 1.5 महीने में सफाया हो जाता है, लेकिन ये आतंकवादी पिछले 4 महीने से
लंबे समय से यहाँ इस रेंज में जो है वो छिपे हुए हैं। तो अब जो है इनका अंत समीप है, क्योंकि अब सेना ने जो ऑल आउट यहाँ पे अभियान चलाया है उसको उसके अंतिम जो है एक लक्ष्य तक पहुंचाना होगा। तो ऐसे में अब ये साफ हो चुका है कि विभिन्न जगहें, ये नहीं कि केवल कंडी इलाका, बल्कि जो जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त विशाल, ये कंडी से 10 किलोमीटर नीचे की तरफ बुदल की तरफ इलाका है। और यहाँ पे जो सूचना मिली थी यहाँ भी एक तलाशी अभियान चलाया गया। इसके साथ साथ जो राजौरी जिला है उसके आसपास कई इलाकों में इसी तरह का कमोवेश जो है तलाशी अभियान चलाया गया है। वो कोशिश ये है कि यहाँ से जो फ्लश आउट किया जाए जितने भी आतंकवादी हैं, ताकि जम्मू रीजन में जो उनका मंसूबा है पाकिस्तान का वापस मिलिटेंसी को रिवाइव करने का, वो नाकाम बनाया जा सके। जी विशाल। राजन, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से रक्षा मंत्री खुद वहां पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक की और जो बेस कैंप में जाकर उन्होंने आर्मी के जवानों से मुलाकात की है, तो ये आर्मी के जवानों से इस वक्त मुलाकात करना ये क्या संदेश देता है और कितना उनके मनोबल को बढ़ाता है? चूंकि अभी पुंछ में ये जो घटना हुई थी, उसके बाद फिर ये राजौरी की ये जो आतंकवादी घटना हो गई, ऐसे में राजनाथ सिंह जब वहां जाते हैं, आर्मी के जवानों से मिलते हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? इससे कितना हौसला मिलता है जवानों को? तो बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से पहले 5 जवान शहीद हुए जब ट्रक को निशाना बनाया गया, उसके बाद कल जो 5 जवान शहीद हुए, कहीं ना कहीं कोशिश ये थी राजनाथ सिंह की कि जो जवानों को एक मैसेज देना कि जो हम आपके साथ हैं, आप घबराइए नहीं और जो है मुकाबला कीजिए, कड़ाई के साथ मुकाबला कीजिए आतंकवादियों का। और जो भी मदद जो है, चाहे लेटेस्ट वेपनरी है, चाहे तमाम जो गैजेट्स हैं जो सेना के पास हैं, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी मदद आपको मिलती रहेगी। और एक तरह से एक विश्वास बहाली बनाई गई है सेना में कि आप जिस तरह से काम आपने किया है उस पे समूचा जो देश है वो प्राउड फील करता है। हालांकि घात लगा के हमारे जवानों को जो शहीद किया गया है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो आतंकवादी खुद आमने सामने आने से डरते हैं और ये चाहते हैं कि घात लगा के हमला किया जाए और वापिस जाके छिप जाए और वापिस घात लगा के हमला किया जाए। तो ऐसे में ये दिखाता है कि जो आतंकवादी हैं वो आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहते हैं। और अब जिस तरह से आतंकवादियों को यहाँ पे घेर के रखा हुआ है, अब जो आतंकवादी जख्मी बताया गया है वो छिपने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यही बदलाव आ गया जो आतंकवादियों में, क्योंकि पहले वो सामने अटैक करते थे, उसके बाद इनकाउंटर में आमने सामने एक फिदाइन अटैक होता था, उसके बाद उनका इनकाउंटर होता था। इस तरह से छिपने की कोशिश ज्यादा नहीं होती थी उनकी तरफ से। अब जिस तरह से ये आतंकवादी छिपने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश ये होगी जो बाकी आतंकवादी बचे हुए हैं, जो दो के गुटों में बटे हुए हैं इस बेल्ट में, उनके साथ राब्ता किया जाए और उनके साथ मिलकर नए सिरे से जो है स्ट्रेटजी बनाई जाए और यहाँ आतंक फैलाया जाए। वही सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रायोरिटी यही है कि जो जितने भी छिपे हुए आतंकवादी हैं उनको एक साथ ढूंढ निकाल के मार दिया जाए। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया राजन आपका इस जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां उन्होंने दौरा किया और वहां पर सबसे जो अहम बात हुई कि उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग के बाद इस दौरान उन्होंने बेस कैंप जाकर सुरक्षा के जवानों से भी, आर्मी के जवानों से भी मुलाकात की, जो अपने आप में एक बहुत हौसला देने वाला ये कदम है। और इससे चूंकि जो आर्मी के जवान हैं वो लगातार देश की सुरक्षा में अपना वक्त देते हैं, यहाँ तक कि अपनी कुर्बानियां भी दे देते हैं, तो इससे एक बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है। इसी के साथ राजौरी मुठभेड़ में शहीद प्रमोद नेगी का पार्थिव शरीर कुछ देर में उनके गांव सिरमौर के शिलाई पहुंचने वाला है। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पावटा साहिब में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे ही लोगों को पता चला कि शहीद का पार्थिव शरीर देहरादून से सड़क मार्ग से आ रहा है, लोग स्वागत के लिए फूल माला लेकर सड़क किनारे खड़े हो गए। सबसे ज्यादा भीड़ बॉर्डर पर उमड़ी। यहां कई पूर्व सैनिक में शहीद के स्वागत के लिए पूर्व सैनिक भी खड़े थे, जिन्होंने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि देते हुए शहीद को विदाई दी। हमारे भारतीय सेना के 5 जवान राजौरी में शहीद हुए हैं। दुश्मनों से लोहा लेते हुए इस श्रेणी में हमारे शिलाई क्षेत्र के वीर जवान प्रमोद नेगी भी शहादत को प्राप्त हुए हैं। ये हमारे समस्त गिरिपार क्षेत्र के लिए दुखद घटना है। सभी जो पूरा क्षेत्र है वो गमगीन है, लेकिन हमारे लिए गौरव का विषय भी है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे युवा जवान अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं और जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा स्रोत है।
भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र शहीद परिवार के प्रति और शहीद के प्रति आस्था प्रकट करते हुए यहाँ प्रातः से ही गोविंद घाट बैरियर पर खड़ा है उनके पार्थिव देह के स्वागत के लिए। और यहाँ से भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र पार्थिव देह को एस्कॉर्ट करता हुआ काफिले के साथ। और सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, जानना चाहूंगा कि किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं और ये जो शौर्य और बहादुरी की बातें भी जाहिर सी बात हो रही होंगी, लेकिन साथ ही साथ एक शोक भी होगा, एक दुख भी होगा, कैसा मंजर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपको बता दूं कि जैसे ही गांव में खबर मिली है कि सेना का ये जवान शहीद हो गया, लगातार माहौल गमगीन बना हुआ है। मौजूदा समय की मैं बात करूं तो 15 से 20 मिनट के भीतर पैतृक गांव शिलाई जो वो पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा सेना जवान प्रमोद नेगी का। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था सेना जवान के घर पर। और उद्योग मंत्री हिमाचल सरकार में हर्षवर्धन चौहान वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया 10 से 15 मिनट के भीतर पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच जाएगा। और माहौल गमगीन है, शोकाकुल है, क्योंकि एक जवान बेटा इस इलाके ने खोया, इस परिवार ने खोया। बेशक। तो इस वक्त जो वहां पर स्थितियां हैं, जाहिर है लोगों में जिस तरह से खबरें आई कि जो पूर्व सैनिक रहे हैं या सेना के अफसरान रहे हैं वो भी जो है सड़कों पर दिखाई दिए और सबके हाथों में फूलों का मालाएं थी, गुलदस्ता थी, वो अपने इस शहीद का स्वागत करना चाहते थे। सवाल यहाँ पर यह है कि एक नहीं दो इस तरह से उस रास्ते से होकर गुजरने वाली ये बातें हैं। तो इस वक्त क्या स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं और क्या लग रहा है कि ऐसी घटनाओं के बाद से ये जो बहादुरी को लेकर, शौर्य को लेकर, देश की सुरक्षा में शहीद होने को लेकर ये जो उमंग है वो कितना और मजबूत होता है? बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई और इन कतारों में अगर हम देखें तो खासकर युवा यहाँ पर मौजूद है। इनके हाथ में तिरंगे हैं, कईयों के हाथ में फूल और मालाएं हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जवान का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि माहौल गमगीन जरूर है, पर देशभक्ति के नारों का जो जज्बा यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। जैसा कि वो सैनिकों ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जब खबरें सामने आती है तो युवा पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा रहते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ ये देखने को मिल रहा है। हाँ, जवान के जाने का गम जरूर है, माहौल पूरा गमगीन। और जब हमारी बात हुई प्रमोद नेगी की माता से, बहन से, पिता से, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है आज भी कि उनका बेटा देश पर न्यौछावर हुआ है। और एक बात और यहाँ पर बता दूं कि प्रमोद नेगी के छोटे भाई भी अभी भी मौजूदा समय में भारतीय सेना में वो कार्यरत है। परिवार का ये कहना है कि उन्होंने दूसरा बेटा भी देश सेवा में दिया है और उन्हें इस बात का फक्र है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ JK लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK LH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।